हेलो स्टूडेंट्स, प्रिपेयर आईएएस कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम लोग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी लोक प्रशासन के मेंस के तैयारी के लिए अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियो श्रृंखला को प्रारंभ कर चुके हैं और इस श्रृंखला में हम लोग आज जो है दूसरा लेक्चर लेंगे। पहला लेक्चर विल्सोनियन विजन अबाउट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था। उसके बाद आज हम जो दूसरा टॉपिक लेंगे वो है न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, नव लोक प्रबंधन। ठीक है, ये पेपर 1 की यूनिट 1 का टॉपिक है। महत्वपूर्ण टॉपिक है और करंट से भी रिलेट किया जा सकने वाला टॉपिक है। तो हम आपके लिए टॉपिक सबसे पहले वही ले रहे हैं जिनसे क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं, प्लस जिनका महत्व भी अच्छा है, जिसमें आप जिनके बारे में लिख करके आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। केवल आपको इसको लिखने का तरीका और इसमें जिन चीज़ों का प्रयोग किया जाए, जिन शब्दों का प्रयोग किया जाए और जो शैली का प्रयोग किया जाए, उसको आप लोगों को ध्यान देना होगा। लोक प्रशासन काफ़ी स्कोरिंग हो जाएगा अगर आप इन चीज़ों पर ध्यान देते रहेंगे। ठीक है, तो अब हम टॉपिक पर आते हैं, नव लोक प्रबंधन यानी न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। ठीक है, लोक प्रशासन के विषय के तौर पर विकसित होने के दौर में जो सबसे बड़ा मेजर लेटेस्ट पैराडाइम है, जो लेटेस्ट स्टेज है सबसे बड़ी, उनमें से एक है न्यू पब्लिक मैनेजमेंट यानी नव लोक प्रबंधन। ठीक है, नव लोक प्रबंधन का विकास वास्तव में 1991 और 90s के दौर में हुआ। 91 कहना बहुत सही नहीं होगा, लेकिन 1990s के दौर में हुआ, दशक में हुआ। और इसके लिए शुरुआत लेटर पार्ट ऑफ 1980s शुरू हो चुकी थी। ठीक है, तो नवलोक प्रबंधन कई मायनों में लोक प्रशासन को आधुनिक व्यवस्थाओं के अनुरूप ढालने का प्रयास करता है और यह मुख्यतः आधुनिक व्यवस्थाओं के अनुरूप लोक प्रशासन कैसा होगा उसका एक विजन डॉक्यूमेंट है, जो नवलोक प्रबंधन के तौर पर जाना जाता है। ठीक है, नवलोक प्रबंधन शब्द की शुरुआत जो है, सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग क्रिस्टोफर हुड ने किया था। क्रिस्टोफर हुड ने 1991 में इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था और उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था जिसका नाम था अ न्यू पब्लिक मैनेजमेंट फॉर ऑल सीजन्स, अ न्यू पब्लिक मैनेजमेंट फॉर ऑल सीजन्स। इससे इस शब्द की शुरुआत हुई, क्रिस्टोफर हुड ने इस अवधारणा की शुरुआत करी। इसके बाद इस क्षेत्र में बहुत सारे राइटर्स ने बहुत सारा योगदान दिया, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण डेविड ऑसबोर्न और टेड गैबलर हैं। ठीक है, इन्होंने भी नव लोक प्रबंधन के 10 कैरेक्टर्स बताए थे, जो हम आगे भी लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो नव लोक प्रबंधन वास्तव में शुरुआत होता है 1991 में, ऑफिशियल शुरुआत 1991 में होती है विद द राइटिंग्स ऑफ क्रिस्टोफर हुड। ठीक है, क्रिस्टोफर हुड के लेख के साथ ये प्रारंभ होता है। ठीक है, वास्तव में 1990s का दौर अगर आप याद करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ी। तो इसका जो बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन है, जहां से इसकी शुरुआत होने के रीजंस समझ आते हैं, वो 1990s के दौर में छुपे हुए हैं। जैसे 1990s का दौर देखा जाए तो पूरी दुनिया ग्लोबलाइज हो रही थी, तो सबसे बड़ा रीजन था इसके शुरुआत होने का ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण। जब वैश्वीकरण होगा तो वैश्विक प्रतिस्पर्धा होगी, वैश्विक प्रतिस्पर्धा होगी तो प्रशासन को उसके अनुरूप स्वयं को तैयार करना होगा और उसे उसके अनुरूप ही अपनी कार्यशैली का विकास करना होगा। ठीक है, इसके बाद जब ग्लोबलाइजेशन होगा, वैश्विक प्रतिस्पर्धा होगी, इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगा, तो निश्चित तौर पर प्रशासन को एक लोकलाइज वे में नहीं, उसका विजन ग्लोबल होना पड़ेगा। तो उसके अंतर्गत वे सारी चीजें आएंगी जो डेवलप्ड वर्ल्ड भी देख रहा है अपनी पॉसिबिलिटीज के रूप में। इसके साथ साथ 1990s का दौर वो भी है जिस दौर में मेजरली आईटी रिफॉर्म्स हुए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिफॉर्म्स हुए। आईटी रिफॉर्म्स ने भी न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और न्यू पब्लिक मैनेजमेंट स्पेशली के शुरुआत में बहुत बड़ी भूमिका अदा करी, बहुत बड़े ग्राउंड्स दिए, जिसकी वजह से नव लोक प्रबंधन की शुरुआत हो सकी। तो ये वो शुरुआती दौर है, शुरुआती वजह हैं, एक बैकग्राउंड है जिसकी वजह से नव लोक प्रबंधन की शुरुआत हुई। अब अगर हम देखें कि वो क्या फैक्टर्स थे, अब हम पॉइंट वाइज देख लें कि वो क्या फैक्टर्स थे जिन्होंने नव लोक प्रबंधन के प्रारंभ होने में महत्वपूर्ण भूमिका
अदा करी नवलोक प्रबंधन को शुरू होने के मेजर रीजंस क्या थे, तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं, फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर emergence of new public management। वे रीजंस, वे कारक जिन्होंने नवलोक प्रबंधन की शुरुआत का आधार दिया, जिनकी वजह से नवलोक प्रबंधन की अवधारणा की शुरुआत हुई। ठीक है, तो सबसे पहले जो रीजंस में सबसे पहला है चेंज इन द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट। राज्य की अवधारणा में परिवर्तन। देखिए, अगर हम राज्य की अवधारणाओं के विकास को समझने की कोशिश करेंगे तो हमें यह बात बेहतर समझ में आएगी कि कैसे नवलोक प्रबंधन शुरू होता है। ठीक है, देखिए, राज्य शुरुआत में जो राज्य है वो पुलिस स्टेट की तरह है, जहां पर राज्य केवल 2-3-4 जिम्मेदारियां निभा रहा है, लॉ एंड ऑर्डर जैसी और बेसिक डेवलपमेंटल नीड्स जैसी, बस। उसके बाद राज्य वेलफेयरिस्टिक हो जाता है, राज्य जन कल्याण के लिए कार्य करने की दायरों को देखता है और वो लोगों के भले के लिए काम करता है। तो राज्य सेकंड स्टेज में ऐसा आता है कि वो सब कुछ जनता के लिए करने वाली जिम्मेदारी राज्य के ऊपर आ जाती है, चाहे वो रोड का निर्माण हो, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो, एजुकेशन हो, हेल्थ सर्विसेज हो, सब कुछ राज्य की जिम्मेदारी। तो वेलफेयरिस्टिक स्टेट में स्टेट की जिम्मेदारियां बदल जाती हैं। उसके बाद जब इन सब मामलों में जब वेलफेयरिस्टिक नेचर होगा स्टेट का, तो जाहिर सी बात है लोगों की एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई होंगी जो फुलफिल नहीं की जा सकती, प्रैक्टिकली नहीं संभव है। तो क्या होगा कि राज्य के फेल्योर पर क्वेश्चन उठने लगेंगे और राज्य अब प्रोफेशनलाइज करेगा अपनी सर्विसेज को और प्राइवेटाइजेशन का दौर आएगा, यानी कि मार्केट का स्टेट में इंटरफेरेंस बढ़ जाएगा। तो ये वो दौर था जहां पर 1990s का जो दौर था, वहां पर राज्य के वेलफेयरिस्टिक होने की यानी कल्याणकारी राज्य की अवधारणा पर प्रश्न उठने लगे थे। और कल्याणकारी राज्य की अवधारणा पर प्रश्न उठने के कारण राज्य में प्रतिस्पर्धी तत्वों का समावेशन प्रारंभ हुआ था, कॉम्पिटिटिवनेस के एलिमेंट्स आने शुरू हुए थे और जो धीरे धीरे सर्विसेज को प्राइवेटाइज और एफिशिएंट बनाने के लिए और बढ़ने लगा। तो राज्य की जिम्मेदारियां और राज्य की अवधारणा जो अब हम राज्य से सब उम्मीद नहीं कर रहे थे, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई प्राइवेटाइज कर दी जा सकती है, कुछ सर्विसेज प्राइवेटाइज की जा सकती हैं और एफिशिएंट सर्विसेज होनी इंपॉर्टेंट हैं। तो कॉन्सेप्ट चेंज हुआ था, 1990s के दौर से कॉन्सेप्ट चेंज हुआ था। ठीक है, और उस कॉन्सेप्चुअल चेंज के कारण एडमिनिस्ट्रेशन को उसके हिसाब से रिस्पॉन्सिव होना था और इसी वजह से न्यू पब्लिक मैनेजमेंट की प्रारंभ होने की शुरुआत होती है। ठीक है, दूसरी चीज ये है, दूसरा बड़ा रीजन था टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, यानी कि तकनीकी विकास। देखिए, कम्युनिकेशन रेवोल्यूशन हो चुका था, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शुरुआत हो चुकी थी, कंप्यूटर्स आ चुके थे। अब नए तरीके और नए तकनीकियों का प्रयोग प्रशासन में किया जाना प्रारंभ हो चुका था। तो निश्चित तौर पर उन तकनीकियों और उन प्रक्रियाओं को समझने, सीखने और उनका प्रयोग करने के लिए प्रशासन को भी अपने दृष्टिकोण को बदलने की जरूरत थी और प्रशासन के दृष्टिकोण को बदल करके जिन चीजों को हमें लाना था वही नवलोक प्रबंधन के रूप में हमारे समक्ष आते हैं। तो वास्तव में स्टेट का नेचर चेंज हो जाना, टेक्नोलॉजी का विकास हो जाना, ये चीजें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इसके अतिरिक्त पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स भी हुए। यानी कि राजनीतिक विकास का मतलब राजनीतिक उत्तरदायित्व, जनता की राजनीति में भागीदारी, जनता का राजनीति से जवाबदेही का ज्यादा मांगना, यह भी शुरू हुआ और इन चीजों के कारण सरकारों को नए उत्तरदायित्व के माहौल में कार्य करना था और वहां पर हमें चाहिए था ऐसा प्रशासन, एक ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था जो जनता के प्रति जवाबदेह भी हो, जनता के प्रश्नों का उत्तर भी दिया जा सके,
करप्शन फ्री और ट्रांसपेरेंट रूप से कार्य किया जा सके और काम आपका रिजल्ट ओरिएंटेड हो, यानी कि जिन परिणामों की अपेक्षा से आपने कार्य प्रारंभ किया है उन परिणामों को प्राप्त किया या नहीं किया इसका भी इवैल्यूएशन होना चाहिए। तो इन सब चीजों की वजह से पॉलिटिकल स्ट्रक्चर और उनकी आइडियाज में चेंज हुए और उसने प्रशासनिक जवाबदेही और प्रशासनिक व्यवस्था और प्रशासनिक ढांचे यानी कि स्ट्रक्चर, सिस्टम और मेथोडोलॉजी उन सबको इफेक्ट किया और वो सब जब इफेक्ट होकर के हमारे सामने कंबाइंड रूप से आता है तो न्यू पब्लिक मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट डेवलप हो चुका होता है। और इसमें हम एक और फैक्टर को ले सकते हैं, वो फैक्टर है चेंज इन सोसाइटी। उन्नीस सौ 1990 के बाद और 1990 के दौर से कहें अगर हम, बाद नहीं, 1990 के दौर से अगर हम देखें तो सोसाइटल स्ट्रक्चर, एक्सपेक्टेशंस ऑफ सोसाइटी और सोसाइटी की अवेयरनेस की कंडीशंस इनमें चेंज आ चुका है और अब सोसाइटी ज्यादा कनेक्टेड है, ग्लोबलाइज्ड है, तो वो ग्लोबल रेफरेंसेस को भी देख रही है, उस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आ चुकी है, तो वे ये भी जानते हैं कि विदेशों में क्या हो रहा है, अमेरिका में क्या हो रहा है, वहां की एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी किसी भी घटना पर कैसे रिस्पॉन्स कर रही है। तो उनकी एक्सपेक्टेशंस चेंज होती हैं, उन गवर्नमेंट से उनके क्वेश्चंस चेंज होते हैं, अकाउंटेबिलिटी कंडीशंस चेंज होती हैं, तो सोसाइटल चेंज और सोसाइटी का स्ट्रक्चर भी चेंज होता है। तो सोसाइटी की स्ट्रक्चरल चेंजेस और उनकी अवेयरनेस रिलेटेड चेंजेस ने निश्चित तौर पर प्रशासन के नए मॉडल की मांग रखी जो नव लोक प्रबंधन के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती चली गई। ठीक है, तो ये वो कारण थे मुख्य रूप से जिनकी वजह से नवलोक प्रबंधन की शुरुआत हुई। राज्य की परिभाषा, राज्य के बारे में सोच परिवर्तित हो चुकी है, समाज की सोच परिवर्तित हो चुकी है, राजनीतिक व्यवस्था में परिवर्तन आ चुका है और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि सूचना प्रौद्योगिकी, कम्युनिकेशन का रेवोल्यूशन हो चुका है, सूचना क्रांति आ चुकी है। अब इन सब फैक्टर्स के बेसिस पर हमें नए प्रशासनिक मॉडल की आवश्यकता है और वो नया प्रशासनिक मॉडल जो इनके जवाब में बनकर आता है वो होता है न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। दीज आर द फैक्टर्स। ठीक है, आप इसके सिवा और फैक्टर्स भी लिख सकते हैं, मैं आपको ब्रॉड फैक्टर्स डिस्कस कर दे रहा हूं क्योंकि इस टॉपिक को मैं पूरा कवर करूंगा आज। न्यू पब्लिक मैनेजमेंट से रिलेटेड हर एक चीज को हम आज कवर कर देंगे। ठीक है, इसके बाद अब आप बताएंगे नवलोक प्रबंधन के फीचर्स क्या हैं, फीचर्स ऑफ न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। नवलोक प्रबंधन के फीचर्स को हम दो थिंकर्स की कैटेगरी के हिसाब से देख लेते हैं और उसमें आपको सफिशिएंट मटेरियल मिल जाएगा जब भी आप इसके बारे में लिखना चाहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम जिनके आइडियाज को लेते हैं, फीचर्स के बारे में जिनके आइडियाज को लेते हैं वो क्रिस्टोफर हुड हैं। क्रिस्टोफर हुड ने न्यू पब्लिक मैनेजमेंट के कई सारे फीचर्स बताए हैं। ठीक है, फीचर्स को लिखते समय आप एक इंट्रोडक्शन दे सकते हैं शुरुआत में और इंट्रोडक्शन में आपको कुछ टर्म्स इस्तेमाल करने होंगे जिससे आपका आंसर बेहतर बनेगा, आप उसको बहुत बेहतर समझा पाएंगे। पहली चीज ये है कि आप ये बता सकते हैं कि द न्यू पब्लिक मैनेजमेंट हैज ब्रॉट क्वासी कॉर्पोरेटिव अप्रोच इन एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप। क्वासी कॉर्पोरेटिव अप्रोच इन एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप। आप ये बताइए कि नवलोक प्रबंधन ने प्रशासनिक व्यवस्था में अर्ध कॉर्पोरेटीय विचारधारा या अप्रोच को लाने का प्रयास किया। मतलब कहीं ना कहीं अब हम प्राइवेटाइजेशन की तरफ, आसान भाषा में, जिसको हम लिखने में हम लोग थोड़ा स्टैंडर्ड शब्द का इस्तेमाल करेंगे, समझाने के लिए मैं आपको आसान भाषा में इस्तेमाल करता हूं जिससे आपको वो चीज समझ में आ जाए। इसका तात्पर्य यह है कि हम लोक प्रशासन को, नवलोक प्रशासन में क्या करेंगे, प्राइवेटाइज करने की कोशिश करेंगे। प्राइवेटाइज का मतलब कंपिटिटिवनेस इंड्यूस करने की बात कर रहे हैं। ठीक है ना। और तो पहली चीज, अगर हम फीचर्स के बारे में इंट्रो दे रहे हैं तो इंट्रो देते समय बताएंगे द न्यू पब्लिक मैनेजमेंट हैज बेस्ड ऑन, जो भी आप लिखना चाहें, क्वासी कॉर्पोरेटिव
अप्रोच, अर्ध कॉरपोरेट विचारधारा को लाया, क्वासी कॉरपोरेटिव अप्रोच को लाया। इट प्रमोटेड co-governance model, it promoted co-governance model and private partnership in administration। इसने सहयोगी प्रशासनिक पद्धति का विकास किया जिसमें प्राइवेट क्षेत्र को भी, निजी क्षेत्र को भी गवर्नेंस के कार्यों की जिम्मेदारियां दी गई। ठीक है, मार्केट की पार्टनरशिप की गई। तो आप इसमें फीचर्स का इंट्रोडक्शन देते समय कम से कम 2 से 3 ऐसे शब्दों का इस्तेमाल जरूर करेंगे, जैसे क्वासी कॉर्पोरेटिव अप्रोच, जैसे मार्केट फ्रेंडली अप्रोच या मार्केट पार्टनरशिप, को गवर्नेंस, इस तरीके के टर्म्स का इस्तेमाल करेंगे। देखिए, आपको बात तो समझ में आ गई, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन में लिखना कैसे है यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो चीज आसानी से समझ में आती है उसको लिखने के लिए आपको अच्छे शब्दों का प्रयोग करना होगा, नहीं तो आपका आंसर एवरेज हो जाएगा। ठीक है, तो आप इन शब्दों का इस्तेमाल करते हुए फीचर्स का एक बैकग्राउंड दीजिए, एक इंट्रो दीजिए। उसके बाद हम क्या करेंगे कि न्यू पब्लिक मैनेजमेंट के फीचर्स को विचारकों के हिसाब से बताना शुरू करेंगे। इसमें हमने आपको बताया कि हम 2 विचारक लेंगे, एक क्रिस्टोफर हुड लेंगे और दूसरा डेविड ऑसबोर्न एंड टेड गैबलर को लेंगे। ठीक है, टेड गैबलर और डेविड ऑसबोर्न को लेंगे और क्रिस्टोफर हुड को लेंगे। इन 2 विचारकों ने इसके क्या फीचर्स बताए हैं इनकी चर्चा करेंगे। इनमें से आपको जितने याद रहें या जिस एक के भी याद रहें आप उनका प्रयोग कर सकते हैं। आपके लिए दोनों ही आसान हैं, एक बार समझ में आने के बाद आपको सिर्फ रिवाइज करना होगा मेमोराइज करने के लिए। ठीक है, तो क्रिस्टोफर हुड ने उसके क्या फीचर्स बताए उनको हम लोग चर्चा करते हैं। पहली चीज क्रिस्टोफर हुड ने जो कही वो थी ऑटोनॉमी। क्रिस्टोफर हुड ने कहा कि न्यू पब्लिक मैनेजमेंट में ऑटोनॉमी पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। ऑटोनॉमी मतलब स्वायत्तता। ठीक है, ऑटोनॉमी इज नॉट इंडिपेंडेंस। ऑटोनॉमी पे ध्यान दिया जाएगा, यानी कि स्वायत्तता दी जाएगी, मतलब आप प्रशासनिक कार्य प्रणालियों में अधिक स्वायत्तता दें, यानी डिसीजन मेकिंग्स। ऑटोनॉमी का मतलब डिसीजन मेकिंग्स एट देयर ओन को प्रमोट करें। वे कई मामलों में या कुछ मामलों में अपने निर्णयों को लेने के संबंध में अगर ज्यादा छूट प्राप्त करते हैं तो उसे हम ऑटोनॉमी कहते हैं। तो न्यू पब्लिक मैनेजमेंट का पहला फीचर यह है कि यह ऑटोनॉमी लाता है एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप में, प्रशासनिक व्यवस्था में ऑटोनॉमी लाता है और अब प्रशासनिक व्यवस्था अपने निर्णयों एवं कार्य प्रणालियों पर स्वयं के निर्णय ज्यादा ले सकने में सक्षम होगी। ये न्यू पब्लिक मैनेजमेंट के मॉडल में इंक्लूड किया जाएगा। दूसरा फीचर है परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, निष्पादन मूल्यांकन। ठीक है, देखिए गवर्नमेंट सेटअप के साथ एक बेसिक, अगर आप हिस्टोरिकल फैक्ट के तौर पर देखें तो एक बेसिक इशू ये है कि उनके परफॉर्मेंस का सही इवैल्यूएशन नहीं होता। ये नहीं देखा जाता कि आप किस टारगेट से किसी काम को शुरू किए थे और वो टारगेट आप कितना अचीव कर पाए, क्योंकि आपकी एफिशिएंसी आपके परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन से इंश्योर की जाएगी। और न्यू पब्लिक मैनेजमेंट का दूसरा इंपॉर्टेंट फीचर है कि ये पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन पर बेस्ड है, यानी कि अगर आपने कार्य किया है तो आपके कार्य का मूल्यांकन होगा और उस मूल्यांकन के हिसाब से आपकी रैंकिंग या आपकी व्यवस्था को आगे की फंडिंग होगी। ठीक है, तो परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन दूसरा इंपॉर्टेंट फीचर है न्यू पब्लिक मैनेजमेंट का। ठीक है, तीसरा फीचर इन्होंने कहा रिजल्ट ओरिएंटेशन। परिणाम आधारित। ठीक है, रिजल्ट ओरिएंटेशन मतलब परिणाम आधारित, परिणाम केंद्रित। मतलब ये प्रशासनिक मशीनरी इस बात पर ध्यान देगी कि आपने जो किया उसके परिणाम क्या हुए, उसके परिणाम क्या उसके लक्ष्यों के हिसाब से थे या नहीं थे, और जो भी लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं आपको काम हमेशा उसके लिए करना है और उसे अचीव करने के लिए करना है।
ठीक है, जैसे इसका एक मैं बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। आपने माल न्यूट्रिशन को कम करने के लिए कोई योजना चलाई भारत में, ठीक है, और अब आपका टारगेट है भारत में माल न्यूट्रिशन को खत्म करना। लेकिन हम अगर अपनी रिपोर्ट देते हैं या गवर्नमेंट की रिपोर्ट देखते हैं तो वो बेसिकली किस चीज पर केंद्रित होती है? वो केंद्रित होती है कितने जिलों को टारगेट किया गया था, उसमें से कितने लोगों को दवाइयां दी गई। दैट डजंट मैटर कि उनका माल न्यूट्रिशन का इश्यू कितना कम हुआ, ठीक है। तो बेसिकली हम रिजल्ट पर ओरिएंटेड ना होकर के उसके प्रोसेस पर ओरिएंटेड होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन में। अगर अच्छे से इसको न्यू पब्लिक मैनेजमेंट में इंप्लीमेंट नहीं किया जा रहा है तो, और अगर न्यू पब्लिक मैनेजमेंट के केस में देखें तो ये सीधे रिजल्ट पर ओरिएंटेड होगा। आपने रिजल्ट अचीव किया या नहीं अचीव किया वो इंपॉर्टेंट है। अगर योजना का लक्ष्य 300 लोगों को दवाई पिलाना है देन इट्स ओके कि आपने 300 लोगों को दवाई पिया, बट योजना का लक्ष्य अगर कोई पर्टिकुलर लक्ष्य है कि इस चीज का आपको समापन करना है, इस बीमारी को खत्म करना है, तो आप क्या उसको कर पाए या नहीं कर पाए, दैट इज रिजल्ट ओरिएंटेशन। आपको अंतर समझ में आया होगा इस बात का, ठीक है। रिजल्ट ओरिएंटेशन ये तीसरा इंपॉर्टेंट फीचर है जो क्रिस्टोफर हुड कहते हैं, ठीक है। इसके सिवा डिसेंट्रलाइजेशन, चौथा फीचर क्या है? डिसेंट्रलाइजेशन। यानी कि विकेंद्रीकरण, ठीक है। क्रिस्टोफर हुड का कहना है कि न्यू पब्लिक मैनेजमेंट में डिसेंट्रलाइजेशन को प्रमोट किया जाएगा, विकेंद्रीकरण को प्रमोट किया जाएगा, ये इसका एक इंपॉर्टेंट फीचर है। तो विकेंद्रीकरण को प्रमोट किया जाएगा, इसका मतलब क्या है कि डिसीजन मेकिंग सेंटर्स ऑन ग्राउंड लेवल होंगे, दे आर नॉट एट द टॉप लेवल। यानी कि सारे काम को नीचे के लेवल पर डिसाइड और इंप्लीमेंट किया जाएगा, ना कि ऊपर के लेवल पर। काम को जितना ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे उतना ज्यादा डिसेंट्रलाइज्ड कहलाएगा, और जितना ज्यादा एक जगह पर केंद्रित कर देंगे उतना ज्यादा सेंट्रलाइज्ड कहलाएगा, ठीक है। तो न्यू पब्लिक मैनेजमेंट में डिसेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग सेंटर होंगे, डिसेंट्रलाइज्ड इंप्लीमेंटेशन सेंटर होंगे, और डिसेंट्रलाइज्ड ही इवैल्यूएशन सेंटर्स होंगे, ठीक है। तो डिसेंट्रलाइजेशन इज द फोर्थ इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ न्यू पब्लिक मैनेजमेंट अकॉर्डिंग टू क्रिस्टोफर हुड, ठीक है। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट फीचर है कंपटीशन। यानी प्रतिस्पर्धा। देखिए, अगर हम गवर्नमेंट, आप समझते भी चले इस चीज को, अगर हम गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेशन मॉडल को देखें तो उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि उसमें कंपटीशन नहीं है। मैं थ्योरेटिकल और टेक्निकल और बिफोर एनपीएम की बात कर रहा हूं, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट से पहले के सेटअप के बारे में बात कर रहा हूं। 1991 के दौर से पहले अगर आप जनरलाइज्ड वे में सोचें तो आपको यह चीज मिलेगी कि गवर्नमेंट में कंपटीशन नहीं है, ठीक है। अगर मैं इंडिया का एग्जाम्पल लूं तो अगर टेलीफोन सर्विसेज है तो बीएसएनएल प्रोवाइड करा रहा है तो बीएसएनएल ही प्रोवाइड करा रहा है, कोई कंपटीशन नहीं है, मतलब एफिशिएंसी का लेवल नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन 91 के बाद जब आप इसमें प्राइवेट एंट्री को अलाउ कर देंगे, बहुत सारी और टेलीफोन कंपनियां आएंगी, तो अब गवर्नमेंट सेक्टर को भी ज्यादा एफिशिएंटली काम करना होगा, ज्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड होकर काम करना होगा, नहीं तो कस्टमर उसके प्रोडक्ट को नहीं लेगा, ठीक है। जैसे पोस्टल सर्विसेज को ही देखिए, जब तक प्राइवेट कुरियर सर्विसेज नहीं आए तब तक सब कुछ पोस्टल डिपार्टमेंट पर बेस्ड था, लेकिन जैसे ही प्राइवेट सेक्टर्स आए आपने देखा होगा कि अब एफिशिएंसी लेवल इंडियन पोस्टल सर्विस का भी उतना ही अच्छा है, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, कंपटीशन होगा। अगर न्यू पब्लिक मैनेजमेंट के डोमेन में जाते हैं तो इसका अगला जो इंपॉर्टेंट फीचर होगा वो कंपटीशन होगा, ठीक है। और अगला इन्होंने बोला कि प्राइवेट सेक्टर मैकेनिज्म। अगला इंपॉर्टेंट फीचर जो न्यू पब्लिक मैनेजमेंट का है वो है प्राइवेट सेक्टर मैकेनिज्म, यानी निजी क्षेत्र जैसी व्यवस्थाएं, निजी क्षेत्र जैसे प्रशासनिक ढांचे और उसकी क्रियान्वयन प्रणालियां अपनाई जाएंगी न्यू पब्लिक मैनेजमेंट में, ठीक है। तो न्यू पब्लिक मैनेजमेंट बेसिकली क्रिस्टोफर हुड के हिसाब से ये कुछ मेजर फीचर्स रखता है अपने अंदर, और इन फीचर्स को इनकलकेट करते हुए अपने कार्यों को
करता है। तो ये हो गया क्रिस्टोफर हुड के हिसाब से न्यू पब्लिक मैनेजमेंट के क्या फीचर्स हैं। अब हम लोग डेविड ऑसबोर्न और टेड गैबलर के हिसाब से देखते हैं कि न्यू पब्लिक मैनेजमेंट के क्या फीचर्स हैं। डेविड ऑसबोर्न और टेड गैबलर इन्होंने एक बुक लिखी थी, बुक का नाम था री इन्वेंटिंग गवर्नमेंट। हिंदी में भी री इन्वेंटिंग गवर्नमेंट ही लिखे बुक का नाम, ठीक है। री इन्वेंटिंग गवर्नमेंट था बुक का नाम, और उसमें उन्होंने एक कोट भी किया था। वो कोट बहुत इंटरेस्टिंग है। वो कहते हैं वी डोंट नीड more government, we need better governance. The government is the machinery we use, the government is the tool we use. The tool is outdated and it is the time to remake it. मतलब जो ये कहना चाह रहे हैं वो क्या है कि हमें और अधिक सरकार की व्यवस्था की आवश्यकता नहीं है, हमें अधिक अच्छे प्रशासन की आवश्यकता है, ठीक है। सरकार वो माध्यम है जिसके द्वारा प्रशासन दिया जाता है, और ये माध्यम यानी कि सरकार का स्ट्रक्चर अब आउटडेटेड हो चुका है, यानी कि पुराना हो चुका है, और अब ये समय है जब हम इसको दोबारा से क्रिएट करें, इसको मॉडर्नाइज और एडॉप्टिव बनाएं। तो न्यू पब्लिक मैनेजमेंट को लेकर के ऑसबोर्न और गैबलर की सोच से आपको आइडिया लग गया होगा कि न्यू पब्लिक मैनेजमेंट कहीं ना कहीं प्राइवेटाइजेशन की ओर टिल्टेड है, यानी कि लोक प्रशासन नव लोक प्रबंधन निजीकरण की ओर ज्यादा झुकाव रखता है बजाय गवर्नमेंट स्ट्रक्चर के, ठीक है। तो अब हम टेड गैबलर और ऑसबोर्न के द्वारा दिए गए फीचर्स ऑफ न्यू पब्लिक मैनेजमेंट की चर्चा करेंगे। इसमें इन्होंने सबसे पहला फीचर जो दिया है कैटालिटिक गवर्नमेंट। कैटालिटिक गवर्नमेंट यानी कि उत्प्रेरक सरकार, ठीक है। कैटालिटिक गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट का जो काम है वो बेसिकली एज अ कैटलिस्ट है, वो उस प्रोसेस को तेज करेगी। कैटलिस्ट समझते हैं ना, जो किसी भी केमिकल इक्वेशन में केवल और केवल उस केमिकल प्रोसेस को तेज करने के काम करता है। वो खुद कोई काम नहीं करता, वो उस प्रोसेस को तेज करता है, ठीक है। जो भी घटना हो रही है, जो भी इक्वेशन हो रहा है, उस इक्वेशन के प्रोसेस को तेज करेगा अगर उसमें कैटलिस्ट पड़ा हुआ है। तो कैटालिटिक गवर्नमेंट होगी, यानी कि सरकार जो भी प्रशासन की प्रक्रिया है उस प्रक्रिया की तेज डिलीवरी का काम करेगी। ध्यान से सुनिएगा, वो खुद कोई काम नहीं करेगी, ठीक है ना। गवर्नमेंट का काम करना नहीं है, गवर्नमेंट का काम है वो एनवायरनमेंट देना जिससे काम को आसान, सुचारू और तेज गति से किया जा सके, ठीक है ना। विद ईज, विद टाइम, विद स्पीड किया जा सके, ये काम गवर्नमेंट का है। जैसे आप एजुकेशन मत दीजिए, लेकिन एजुकेशन के सिस्टम को ऐसा बनाइए कि सभी लोगों को सही समय पर, सही कीमत पर अच्छी और बेहतर एजुकेशन मिल सके, ठीक है। तो गवर्नमेंट कैटलिस्ट का काम करेगी। गवर्नमेंट का काम प्रोसेस को बहुत अच्छे से और तेजी से करना होगा, ठीक है। दूसरा उन्होंने फीचर बताया न्यू पब्लिक मैनेजमेंट का, वो है कम्युनिटी ओन्ड गवर्नमेंट, ठीक है। सामुदायिक सरकार, ठीक है। कम्युनिटी ओन्ड गवर्नमेंट का मतलब सामुदायिक सरकार, यानी कि ऐसी सरकार की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जिसमें समुदाय के, समाज के हर वर्ग के हितों का रिप्रेजेंटेशन हो, प्रस्तुतिकरण हो, और उसके साथ साथ वह सरकार उनके प्रति जवाबदेह भी हो। ओन्ड का मतलब है ओनर के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, ओनर के प्रति उत्तरदायित्व। तो कम्युनिटी ओन्ड गवर्नमेंट का मतलब community should participate in government process. Along with that, the government should be responsible to the community, ठीक है। तीसरी चीज इन्होंने जो बताई, तीसरा फीचर जो बताया वो है कॉम्पिटिटिव गवर्नमेंट।
मतलब प्रतिस्पर्धी सरकार, कॉम्पिटिटिव गवर्नमेंट को हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है अभी पिछले क्रिस्टोफर हुड वाले में, यानी कि सरकार प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने वाली और प्रतिस्पर्धा करने वाली, ध्यान से सुनिएगा, सरकार प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने वाली यानी एनहांसिंग कॉम्पिटिटिवनेस इन द इकोनॉमी एंड सोसाइटी, प्लस शुड बी कॉम्पिटिटिव बाय इटसेल्फ ऑल्सो, यानी कि वह खुद भी प्रतिस्पर्धी होगी और समाज और बाजार में प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने वाली भी होगी। देखिए, कंपटीशन ही आपको एफिशिएंट बनाता है, कंपटीशन से ही आपकी दक्षता में वृद्धि होती है। अगर कोई कंपटीशन नहीं होगा तो आप कभी भी बेहतर करने का प्रयास नहीं करेंगे। तो निश्चित तौर पर न्यू पब्लिक मैनेजमेंट का एक नया फीचर भी होगा, एक इंपॉर्टेंट फीचर यह भी होगा कि वो सरकार कॉम्पिटिटिव होगी, वो सरकार प्रतिस्पर्धी होगी और वो प्रतिस्पर्धा को बढ़ाएगी। ठीक है, नेक्स्ट फीचर इन्होंने कहा मिशन ड्राइवन गवर्नमेंट, यानी कि सरकार मिशन मोड में काम करेगी, अपने मिशन को लेकर के मिशन को पूरा करने को लेकर के कार्य करेगी। तो एक तरीके से लक्ष्य आधारित और मिशन आधारित सरकार होगी। सरकार का काम अपने लक्ष्य या मिशन को पूरा करना होगा और उसी के हिसाब से वो प्रशासनिक व्यवस्था को बनाएगी और चलाएगी। ठीक है, इसके बाद अगला फीचर जो इन्होंने दिया, जो इन्होंने समझाया, वो था एंटरप्राइजिंग गवर्नमेंट। एंटरप्राइजिंग मतलब उद्यमी सरकार। ठीक है, उद्यमी सरकार, एंटरप्राइजिंग गवर्नमेंट, यानी कि सरकार को कैसा होना चाहिए, सरकार को एंटरप्राइजिंग नेचर का होना चाहिए। अब एंटरप्राइजिंग नेचर को समझिए पहले तो। देखिए, आपने इकोनॉमिक्स में एक शब्द सुना होगा एंटरप्रेन्योर जिसको कहते हैं। ठीक है, उद्यमी। उद्यमी कौन होता है? उद्यमी किसको कहेंगे हम? उद्यमी वह व्यक्ति है जो रिस्क लेता है। ठीक है ना। तो अगर हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि उसमें एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंटरप्रेन्योर भी है। एंटरप्रेन्योर क्या करता है? जो रिस्क लेता है। और अगर हम उन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के रिवार्ड्स को याद करें तो उस रिवॉर्ड्स में पाएंगे कि एंटरप्रेन्योरशिप का रिवॉर्ड है प्रॉफिट। ठीक है, बाकी सारे लोग अपना लैंड के लिए रेंट मिलेगा, लेबर को वेजेस मिलेंगी, लेकिन एंटरप्रेन्योर को क्या मिलेगा? प्रॉफिट मिलेगा। तो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी वाली गवर्नमेंट होनी चाहिए। गवर्नमेंट को रिस्क लेना चाहिए। न्यू पब्लिक मैनेजमेंट के अंतर्गत सरकार एंटरप्राइजिंग गवर्नमेंट होगी, एंटरप्रेन्योर का काम करेगी, उद्यमी की तरह कार्य करेगी, यानी कि नए क्षेत्रों में नई संभावनाओं के लिए रिस्क लेने का काम करेगी, नए तौर तरीकों को रिस्क लेने का काम करेगी। तो सरकार एंटरप्राइजिंग होगी न्यू पब्लिक मैनेजमेंट की फिलॉसफी के अंतर्गत। ठीक है, अगला फीचर जो डेविड ऑसबोर्न और टेड गैबलर ने बताया वो था एंटीसिपेटरी गवर्नमेंट। ठीक है, पूर्वानुमान करने वाली सरकार। देखिए, समस्याएं आने के बाद जब हम एक्शन लेते हैं तो वो रिस्पॉन्स होता है, लेकिन चीजें होने से पहले अगर हम उसका एंटीसिपेशन करते हैं और उसके हिसाब से अपने आप को तैयार रखते हैं तो वो गवर्नमेंट एंटीसिपेटरी गवर्नमेंट कहलाती है। जैसे अभी आप देख रहे होंगे इंडिया में बहुत सारे समुद्री तूफान आ रहे हैं, तो तूफान आने से पहले अगर आप अपने लोगों को वहां से हटा लेते हैं, जान माल की सुरक्षा सुनिश्चित कर लेते हैं, तो निश्चित तौर पर आप एंटीसिपेटरी गवर्नमेंट कहे जाएंगे, आप एंटीसिपेटरी मॉडल में काम करते हुए कहे जाएंगे। तूफान आने के बाद आप एनडीआरएफ की टीम भेजें और वहां पर उसके बाद वे लोगों को बचाएं और निकालें, ये रिस्पॉन्स करने वाली बात होगी। यहां पर आपने पूर्व में कुछ सोच करके आने वाली समस्याओं या आवश्यकताओं के बारे में कार्य नहीं किया।
तो ऐसी सरकार भी होगी जो आगे होने वाली आवश्यकताओं और जरूरतों के हिसाब से या समस्याओं के हिसाब से अपने कार्य प्रणाली के हिसाब से चीजों का जवाब देगी और तैयारी करके रखेगी। यानी कि एंटिसिपेटरी एलिमेंट भी होगा न्यू पब्लिक मैनेजमेंट को फॉलो करने वाले गवर्नमेंट मॉडल में। ठीक है, अगला जो इन्होंने बताया वो था डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट। यानी कि विकेंद्रित सरकार। ठीक है, तो सर ये हम लोग पिछले हुड वाले में, क्रिस्टोफर हुड वाले में भी डिस्कस कर चुके हैं कि सरकार जो होगी वो डिसेंट्रलाइज्ड होगी, वो उसके लिए लोकल जरूरतों के लिए लोकल लेवल पर ही डिसीजन मेकिंग का काम होना चाहिए। जैसी जरूरतें और जैसी व्यवस्थाएं हो उस हिसाब से डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी उनके नियरेस्ट होनी चाहिए। दैट इज डिसेंट्रलाइज्ड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, और अगला फीचर जो भी नंबर हो, मार्केट ड्राइवन गवर्नमेंट, मतलब ऐसी सरकार जो बाजार के आधार पर चलेगी। अगर हम ये कहते हैं कि कोई भी चीज बाजार के आधार पर चलेगी तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब यह होता है कि बाजार किस आधार पर चलता है? बाजार चलता है मांग और पूर्ति के आधार पर। ठीक है, बाजार चलता है डिमांड के बेस पर। ठीक है, बाजार चलता है कॉम्पिटिटिवनेस के बेस पर, बाजार चलता है एफिशिएंसी के बेस पर, बाजार चलता है फेयरनेस के बेस पर। तो मार्केट ड्राइवन गवर्नमेंट होगी, यानी कि सरकार उन चीजों की आपूर्ति का प्रयास करेगी, उन चीजों के आपूर्ति की व्यवस्थाएं बनाएगी जिनकी डिमांड होगी, जिनके लिए मार्केट क्रिएटेड होगा, मार्केट के हिसाब से गवर्नमेंट चलेगी, तो मार्केट ड्राइवन गवर्नमेंट कहलाएगी। ठीक है, तो मार्केट ड्राइवन गवर्नमेंट होगी, ये इसका अगला फीचर होगा, यानी कि सरकार बाजार केंद्रित और बाजार के अनुरूप होगी। ठीक है, आप केवल वे सुविधाएं दे रहे हैं जो आप देते रहे हैं, तो वो समाजवादी व्यवस्था में हो सकता है। बेसिकली जब आप प्राइवेटाइजेशन की बात कर चुके हैं तो जाहिर सी बात है आप इस कॉन्सेप्ट को नियर टू कैपिटलिज्म मान सकते हैं। ठीक है, ये पूरी तरीके से कैपिटलिज्म के आधार पर चलने वाली व्यवस्था की बात हो रही है। तो अगर ऐसी व्यवस्था होगी तो जाहिर सी बात है वो मार्केट ड्राइवन भी होगी, क्योंकि वहां पर आपको मार्केट की जरूरतों के हिसाब से सेवाएं भी उपलब्ध करानी होंगी, उपलब्ध करानी पड़ेंगी। ठीक है, तो ये हो गए वो फीचर्स पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट के जो दो थिंकर्स ने बताए हैं। हालांकि इन लोगों ने और भी बताए हैं, लेकिन ये मेजर हमने कवर कर दिए। जैसे ऑसबोर्न और गैबलर ने कुछ 10 फीचर्स बताए हैं, मैंने आपसे 7-8 डिस्कस कर दिए हैं। इसी तरीके से क्रिस्टोफर हुड के भी 6-7 डिस्कस कर दिए हैं। इतना आपके लिए पर्याप्त है लिखने के लिए। ठीक है, अगर आपसे फीचर्स और उसकी व्यवस्था के बारे में पूछा जाता है तो आप यहाँ पर चीज़ों को बता सकते हैं, और जैसे मैं आपको एग्जाम्पल्स कोट कर रहा हूँ उस हिसाब से आप कुछ अच्छे केसेस के एग्जाम्पल्स भी लिख सकते हैं अगर चाहें तो, लेकिन बड़ा नहीं होना चाहिए क्योंकि आपके पास वर्ड लिमिट का भी इशू आएगा। इसलिए चीज़ों को अनावश्यक बड़ा करने की कोशिश मत करिए। इसलिए मैं आपको कंप्रेस करके भी बता रहा हूँ कि चीज़ों को आप कैसे और कंप्रेस कर सकते हैं, तभी आपका आंसर बेहतर होगा। ठीक है, अब आप हेडिंग डालिएगा वैल्यूज ऑफ न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, नवलोक प्रबंधन के मूल्य। वैल्यूज को लेकर के क्रिस्टोफर हुड ने 3 टर्म इस्तेमाल किए हैं। देखिए, हमें जब एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ना है तो हमें एडमिनिस्ट्रेशन के थिंकर्स ने जो लैंग्वेज यूज करी है उस लैंग्वेज का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल भी करना है, कम से कम पेपर 1 की बात में। ठीक है, वो आपको ज्यादा अच्छे नंबर दिलाएगा। तो जनरली तो न्यू पब्लिक मैनेजमेंट समझ में सबको आ गया, लेकिन अब वहां पर जैसे मैंने आपको जो टर्म्स बार बार इस्तेमाल किए, उन टर्म्स को इस्तेमाल करना है इसको लिखते समय। अगर समझने के बाद आपने लेमैन लैंग्वेज में लिखा तो पबैड में नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, नंबर पाना है तो आपको किसी भी मेन सब्जेक्ट में तो उसकी वोकेबलरी को इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है ना, और अगर आपने ध्यान से देखा हो तो हर सब्जेक्ट की डिक्शनरी आती है, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की डिक्शनरी भी आप ले सकते हैं, ऑक्सफोर्ड वालों की आती है। ठीक है, बाकी श्रीराम माहेश्वरी की भी आती है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की डिक्शनरी। ठीक है, तो ऐसी कोई भी एक डिक्शनरी ले लीजिए तो आपको उन शब्दों को किस रेफरेंस में प्रयोग किया जाना है वो भी बेहतर समझ में आएगा और आप उन शब्दों का अच्छा प्रयोग कर सकेंगे। ठीक है, तो अगला टॉपिक है वैल्यूज ऑफ न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, यानी नवलोक प्रबंधन के मूल्य।
क्रिस्टोफर हुड ने वैल्यूज को 3 कैटेगरीज में बांटा है, सिग्मा वैल्यूज, थीटा वैल्यूज और लैम्डा वैल्यूज। ठीक है, सिग्मा वैल्यूज को उन्होंने बताया कि लीन साइजिंग यानी कि छोटा आकार होना चाहिए, बहुत बड़ा आकार, प्रशासन का बड़ा आकार प्रशासन की एक बड़ी समस्या है, ये काम को ज्यादा डिले करेगा। अगर आकार छोटा होगा यानी ऑफिस स्ट्रक्चर छोटा होगा, लीन साइजिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप होगा तो डिसीजन मेकिंग क्विक होगी, फास्ट होगी, ठीक है, और एफिशिएंट भी होगी। तो दक्षता की बात करेंगे, लीन साइजिंग की बात करेंगे, पर्पसफुलनेस की बात करेंगे, यानी लक्ष्य केंद्रित हो गए। ये सिग्मा वैल्यूज में इन्होंने कहा कि ये इसकी सिग्मा वैल्यूज। ठीक है, थीटा वैल्यूज को इन्होंने थोड़ा पर्सनल बेसिस पे रखा और इसमें इन्होंने जो तत्व बताया, थीटा वैल्यूज न्यू पब्लिक मैनेजमेंट की क्या है, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, फेयरनेस, इन कॉन्सेप्ट को इन्होंने रखा कि ये थीटा वैल्यूज हैं। और लास्ट है लैम्डा वैल्यूज, जिसके जनरलाइज्ड वे वास्ट वे में देखेंगे, यानी कि रोबस्ट एंड रेजिलिएंट कैरेक्टर। ठीक है, तो इन्होंने ये 3 तरीके की वैल्यूज बताई, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट की वैल्यूज को 3 कैटेगरीज में बांटा, सिग्मा, थीटा और लैम्डा। ठीक है, तो ये क्रिस्टोफर हुड का वैल्यूज के बारे में आप लिख सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब न्यू पब्लिक मैनेजमेंट के हम उस पार्ट पर आते हैं जो आपको बुक्स में ज्यादा नहीं मिलता, लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है, क्योंकि जब भी आप सब्जेक्ट का बेस लिख रहे हैं तो आपको हमेशा उसको थोड़ा ग्लोबल कनेक्शन देना होगा, ग्लोबल कनेक्ट करना होगा। ठीक है, तो अब हम जो अगला टॉपिक आज करेंगे वो है न्यू पब्लिक मैनेजमेंट वर्ल्ड वाइड सक्सेस स्टोरीज। ठीक है, वैश्विक स्तर पर सफलता की गाथाएं, सफल प्रयोग, ऐसा करके आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो पहला हम लेते हैं यूनाइटेड किंगडम, पहला हम लेते हैं ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम या ब्रिटेन। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम में 1988 में मार्गरेट थैचर वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूनाइटेड किंगडम। मार्गरेट थैचर यूनाइटेड किंगडम की प्रधानमंत्री थी। ठीक है, और उस दौरान एक रिपोर्ट पब्लिश होती है, एक रिपोर्ट आती है इंप्रूविंग गवर्नमेंट मैनेजमेंट। रिपोर्ट थी इंप्रूविंग गवर्नमेंट मैनेजमेंट द नेक्स्ट स्टेप्स। ठीक है, ये रिपोर्ट आती है मार्गरेट थैचर के कार्यकाल में। मार्गरेट थैचर ब्रिटेन की आयरन लेडी मानी जाती है, फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर थी। तो ये रिपोर्ट आती है इंप्रूविंग गवर्नमेंट मैनेजमेंट द नेक्स्ट स्टेप्स। ये जो रिपोर्ट थी, ये रिपोर्ट एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप में, प्रशासनिक व्यवस्था में निजीकरण के एलिमेंट को, यानी द एलिमेंट्स ऑफ प्राइवेटाइजेशन को इंक्लूड करने की बात करती है। यानी कि अब ये रिपोर्ट ये कह रही है कि हमें सरकारी व्यवस्था में निजी व्यवस्था को भी स्थान देना चाहिए। ठीक है, तो इसके अंतर्गत इनकी जो मेजर रिकमेंडेशन थी वो थी ऑटोनॉमस सर्विस डिलीवरी एजेंसीज की स्थापना की जाए। सर्विस डिलीवरी एजेंसीज की स्थापना की जाए। ठीक है, स्वायत्त सेवा प्रदान करने वाली संस्थाओं की स्थापना की जाए और इसके साथ साथ क्या हो, परफॉर्मेंस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस भी हो, और ये ऑर्गेनाइजेशंस परफॉर्मेंस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं।
ठीक है। तो ब्रिटेन में जो ये रिपोर्ट थी नेक्स्ट स्टेप्स की, इसी के द्वारा जो ये संस्थाएं बनाई गई ना, इन संस्थाओं को नेक्स्ट स्टेप्स इंस्टीट्यूशंस भी कहा गया। ठीक है, इन्हें नेक्स्ट स्टेप संस्थाएं भी कहा गया। ये बेसिकली किस प्रकार की संस्थाएं हैं? ऑटोनॉमस सर्विस डिलीवरी एजेंसीज, मतलब वो सेवाएं जो सरकार दे रही थी वही सेवाएं अब ये संस्थाएं देंगी जो कि ऑटोनॉमस होंगी, यानी कि गवर्नमेंट के पूरे तरीके से अंडर में नहीं होंगी। वे अब सेवा डिलीवरी का काम करेंगी और ये परफॉर्मेंस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन होंगी, यानी कि ये अगर अच्छा काम कर रही हैं तो अगली बार भी इनको ठेका दिया जाएगा काम करने का। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट इनके साथ आगे भी काम करने के लिए किया जाएगा। जैसे आपने देखा होगा आधार कार्ड, तो आधार कार्ड बनाने के लिए कई संस्थाओं से आपने समझौता कर लिया, अब वो संस्थाएं आधार कार्ड बना करके दे रही हैं और वो पूरे तरीके से निजी कंपनियां थी, लेकिन उन्हें एजेंसी के तौर पर स्थापित किया गया कि इन सेंटर्स पर आप बना सकते हैं। तो क्या किया गया? एक ऑटोनॉमस सर्विस डिलीवरी एजेंसी का कॉन्सेप्ट आया, जिसे हम नेक्स्ट स्टेप एजेंसीज भी कहते हैं। और ये एजेंसीज बेसिकली परफॉर्मेंस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस थे। और मोटे तौर पर अगर आसान भाषा में देखा जाए तो सरकारी संस्थाओं में निजीकरण की शुरुआत थी और निजी व्यवस्थाओं को लाया गया प्रशासन की एफिशिएंसी और इकोनॉमी में इंक्रीज करने के लिए, दक्षता और मितव्ययिता में वृद्धि करने के लिए नेक्स्ट स्टेप एजेंसीज की स्थापना की गई, जो कि न्यू पब्लिक मैनेजमेंट की शुरुआत का ब्रिटेन में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट मॉडल है, इंपॉर्टेंट जरिया रहा है। ठीक है, इसके बाद दूसरा देश हम लेते हैं, दूसरा कंट्री हम लेते हैं जापान। ठीक है, मैं आपको दो तीन देश और या ऐसे जब केसेस बताऊंगा तो दो तीन जगहों की चीजें बता दूंगा करूंगा, उनमें से जो भी आपको मेजरली याद रहे सॉरी, उन चीजों को आप लिख सकते हैं और उसके बेसिस पर अपना आंसर फ्रेम कर सकते हैं। क्वेश्चन जैसा पूछा गया उसके हिसाब से इनमें से कंटेंट को आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो जापान में इंडिपेंडेंट एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज की स्थापना की गई। जो ये एजेंसीज जो थी वो पूरी तरीके से कॉरपोरेट लाइन पर बनाई गई थी, यानी कि कॉरपोरेट स्ट्रक्चर के अंतर्गत बनाई गई थी और यही सरकार की सभी सेवाएं, प्रशासनिक सेवाएं उपलब्ध कराती थी। यानी कि जापान में न्यू पब्लिक मैनेजमेंट को मोटे तौर पर किस लेवल से शुरू किया गया? IAA की स्थापना के द्वारा, और यहां पर निजी व्यवस्थाएं इंक्लूड की गई सार्वजनिक व्यवस्थाओं में फॉर सर्विस डिलीवरी, और वे संस्थाएं मोटे तौर पर कॉरपोरेट लाइंस पर बनाई गई थी। तो जापान में भी इसकी शुरुआत को हम इंडिपेंडेंट एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज के तौर पर देख सकते हैं। तीसरा जो हम कंट्री ले सकते हैं वो है USA, अमेरिका। अमेरिका में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, अल गोर रिपोर्ट। अल गोर रिपोर्ट ने कॉन्ट्रैक्टिंग आउट को लेकर के बहुत फोकस किया और प्राइवेटाइजेशन को लेकर के फोकस किया, और यहीं से चीजों की शुरुआत होती है पूरे तरीके से प्राइवेटाइज सिस्टम की। कॉन्ट्रैक्टिंग आउट का मतलब ठेके पर काम करवाना, यानी कि लोगों से वर्क कॉन्ट्रैक्ट करना और उनसे वो वर्क डन करवा करके अपना काम पूरा करना। ठीक है, तो अल गोर रिपोर्ट का आप जिक्र कर सकते हैं। USA में कॉन्ट्रैक्टिंग आउट और प्राइवेटाइजेशन की वेव शुरू होती है वहां पर, और वो पूरे तरीके से न्यू पब्लिक मैनेजमेंट के एग्जाम्पल को शो करती है। ठीक है, इसके बाद हम लास्ट आ जाते हैं इंडिया पर। इंडिया, दैट इज भारत। इंडिया के रेफरेंस में अगर हम देखें तो इंडिया में जो आप कई सारे एग्जांपल्स देख सकते हैं न्यू पब्लिक मैनेजमेंट के इंप्लीमेंट होने के, जिसमें सबसे पहला जो आप एग्जांपल दे सकते हैं वो है PSUs का क्लासिफिकेशन
महारत्न में, नवरत्न में और मिनी रत्न में। ये क्लासिफिकेशन क्या था ये तो आप समझते होंगे, लेकिन ये क्लासिफिकेशन क्यों किया गया? ये क्लासिफिकेशन किया गया फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी देने के लिए। देखिए मैंने आपको जितने भी एग्जांपल दिए वहां पर क्या हो रहा है, एजेंसीज को ऑटोनॉमी दी जा रही है अपने फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस लेने के लिए। जितना वो स्वायत्त होंगे उतना ज्यादा वो अपने काम को ज्यादा दक्षता से कर सकेंगे। ठीक है, तो पीएसयूज में जो महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न का क्लासिफिकेशन है वो भारत में न्यू पब्लिक मैनेजमेंट का एक बेहतर एग्जाम्पल है। इसके साथ साथ जो सिस्टम ऑफ एमओयू है, आप लोग सुनते होंगे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एमओयूज जो साइन होते हैं वो भी तो कहीं ना कहीं ये बताते हैं कि अब आपको एफिशिएंसी बेस्ड, रिजल्ट ओरिएंटेड, मार्केट ड्राइवन काम करना है। वही फीचर्स जो आपने पढ़े क्रिस्टोफर हुड और ऑसबोर्न और टेड गैबलर में। ये सब कैसे इंश्योर होगा? एमओयू के थ्रू होगा। तो एमओयू कल्चर जो है वो निश्चित तौर पर न्यू पब्लिक मैनेजमेंट का अगला एग्जाम्पल है। अगला चीज जो है वो है सिटीजन चार्टर। नागरिक घोषणा पत्र। सिटीजन चार्टर क्या कर रहे हैं? सिटीजन चार्टर गवर्नमेंट ऑफिसेस को बाउंड कर रहे हैं टाइम बाउंड डिलीवरी ऑफ सर्विसेज के लिए। ठीक है, समयबद्ध सेवा उपलब्ध कराने का काम कर रहे हैं सिटीजन चार्टर। तो निश्चित तौर पर क्या ला रहे हैं? ये न्यू पब्लिक मैनेजमेंट के इंप्लीमेंट होने का एक बेसिक सा, एक आधारभूत उदाहरण है सिटीजन चार्टर। इस तरीके से आप देख सकते हैं न्यू पब्लिक सेकेंड एआरसी की रिपोर्ट को आप इंक्लूड कर सकते हैं, जिसके कई सारे फीचर्स एफिशिएंसी को लेकर के हैं, जिसमें कई सारी बातें एफिशिएंसी को लेकर के हैं। उन एस्पेक्ट्स को आप यहाँ इंक्लूड कर सकते हैं। देखिए जितना ज्यादा बेहतर कनेक्ट करेंगे उतना ज्यादा बेहतर आंसर का नंबर मिलेगा। तो आपको कॉन्सेप्ट बहुत आसान सा है, इसीलिए समझ में सबको आ जाना चाहिए, लेकिन उसको लिखते समय आपको किन किन चीजों के और किन किन एरियाज में जाना है, अगर आपको यह समझ में आ गया तो आपको पब्लिक एड में अच्छे नंबर पाने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो इसलिए आप इसको इस तरीके से समझिए और इसके इस पूरे ढांचे को याद करने की कोशिश करें। ठीक है, तो हमने आपको बताया न्यू पब्लिक मैनेजमेंट क्या है, क्यों शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, कब शुरू हुआ, ओरिजिनल थॉट क्या था, उसकी वैल्यूज क्या हैं, उसके फीचर्स क्या हैं, उसके एग्जाम्पल्स यानी कि सक्सेसफुल केसेस क्या क्या हैं। ठीक है, अब हम आपको अपने आंसर के एनहांसमेंट में कुछ 2-3 शब्द और बताते हैं जिनको आप इंक्लूड कर सकते हैं, जिनको आप लिख सकते हैं। ठीक है, सॉरी, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट बेसिकली इंसिस्ट करता है 3F, 4M और 5D पर। ठीक है, तो 3F, 4M और 5D, फास्ट, फ्लेक्सिबल और फ्लैटेंड। ठीक है, 3F होंगे ये आप न्यू पब्लिक मैनेजमेंट के फीचर्स में इंक्लूड कर सकते हैं। आप इसको कुछ ऐसे ना थोड़े से याद कर लेंगे तो आप वो टर्म्स का इस्तेमाल कर सकेंगे। आप देखते हैं गवर्नमेंट की तरफ से भी आजकल इस तरीके की टर्मिनोलॉजी का बहुत प्रयोग होता है, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। तो न्यू पब्लिक मैनेजमेंट 3F, 4M और 5D पर फोकस करता है। तो 3F क्या है? फास्ट, फ्लेक्सिबल और फ्लैटेंड। फास्ट का मतलब तेजी से काम होना चाहिए, तेज कार्य व्यवस्था होनी चाहिए। फ्लेक्सिबल का मतलब एडॉप्टिव होनी चाहिए, ज़रूरतों के हिसाब से चेंज होने वाली हो, ज़रूरतों के हिसाब से डेवलप होने वाली हो। और फ्लैटेंड का मतलब ये है कि हायरार्किकल सेटअप नहीं हो करके फ्लैटेंड सेटअप होना चाहिए। जितना ज़्यादा हायरार्की कम होगी उतना ज़्यादा एफिशिएंसी बढ़ेगी, डिले कम होगा।
ठीक है, तो टाइम कम लगेगा। ठीक है, फोर एम पे आते हैं। 4M में मॉडर्नाइज, मिनिमाइज, मार्केटाइज। मॉडर्नाइज का मतलब आधुनिकीकृत होगा एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप, यानी कि प्रशासनिक व्यवस्था में आधुनिकीकरण होगा। दूसरी चीज मिनिमाइज, यानी कि साइज छोटा होना चाहिए। बिग गवर्नमेंट नहीं, स्मॉल गवर्नमेंट होनी चाहिए, कि गवर्नमेंट का सेटअप, जो गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर है वो छोटा होना चाहिए। ठीक है, तीसरी चीज मार्केटाइज होनी चाहिए, यानी कि बाजार केंद्रित होनी चाहिए, जिसकी हम चर्चा कर चुके हैं। और चौथी चीज मेंटेन्ड होनी चाहिए, यानी कि उस व्यवस्था को हमेशा सुचारू रूप से कार्य कराया जाना चाहिए, सुचारू रूप से कार्य करने लायक होना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं 5D पर, और 5D में पहला D है डेलीगेट। डेलीगेट का मतलब है प्रत्यायोजन, डेलीगेशन, यानी कि जो हमने अभी आपको डिसेंट्रलाइजेशन बताया ना, कि व्यवस्थाओं में नीचे की तरफ शक्तियों का प्रवाह होना चाहिए। ठीक है, शक्तियां नीचे तक आनी चाहिए, डिसीजन मेकिंग पावर्स नीचे तक आनी चाहिए, यानी कि डेलीगेटेड होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा डी है डेवलप। यानी कि विकास के लिए होनी चाहिए, विकसित के लिए होनी चाहिए। तीसरा है डिसेंट्रलाइज्ड। डिसेंट्रलाइज्ड यानी विकेंद्रीकृत होनी चाहिए। ठीक है, अगला विकेंद्रीकृत मतलब मैंने आपको समझा दिया है। विकेंद्रीकृत मतलब एक जगह पर शक्तियों का केंद्रीकरण ना हो, केंद्रीय शक्तियां नीचे तक जाएं। और अगली चीज है डीरेगुलेटेड होनी चाहिए, यानी कि नियमन कम होने चाहिए। ज्यादा नियम होंगे तो ज्यादा ब्यूरोक्रेटिक पावर होगी, ज्यादा रेड टेपिज्म होगा, ज्यादा उसमें डिले होगा। ठीक है, करप्शन होगा। तो जितना कम रेगुलेशंस होंगे उतना ज्यादा फेयरनेस होगी। और चौथी चीज है डीकंसंट्रेटेड। ठीक है ना, डीकंसंट्रेटेड होनी चाहिए, यानी कि एक जगह पर कंसंट्रेट ना होकर के व्यवस्था डीकंसंट्रेटेड हो। तो इसमें हम 3F, 4M और 5D को इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, इनमें से आपको जो याद रहे उन चीजों का इस्तेमाल करिए। कोशिश करिए कि अगर आप इस तरीके की टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल कर सकें, क्योंकि एक थोड़े से कैची होते हैं लिखने में और ध्यान के खींचते हैं। ठीक है, तो आप चाहें तो इसको यूज कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पेपर 1 की यूनिट 1 का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको हर 2 साल में 3 साल में एक क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो इसको आप थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको ये आसानी से याद भी हो जाएगा, आसानी से आपको समझ भी आ गया होगा मेरे ख्याल से। अगर आपको नहीं समझ में आया है या आपको कोई भी इश्यू है, ठीक है, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में भी कर सकते हैं, बाकी कोचिंग के नंबर्स पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको उसका जवाब देंगे, बिल्कुल समझाएंगे आपको अगर कोई भी इश्यू होता है इसको समझने में। ठीक है, इसके क्वेश्चंस देखिए, जो लास्ट ईयर के पेपर्स में न्यू पब्लिक मैनेजमेंट को लेकर के क्वेश्चंस आए हैं उनको देखिए। अभी इस एरिया में थोड़ा सा चीजें हैं कि न्यू पब्लिक मैनेजमेंट के डेवलपमेंट में थोड़ा सा टेलरिज्म का भी योगदान है, टेलरवाद से भी इसको हम रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, वो एक छोटा सा एरिया है जिसको हमने अभी कवर नहीं किया है, वो भी हम कवर कर देंगे आपके लिए। तो बेसिकली क्या है कि न्यू पब्लिक मैनेजमेंट
प्राइवेटाइज्ड, डिसेंट्रलाइज्ड, डीरेगुलेटेड, सिटीजन सेंट्रिक, मार्केट ओरिएंटेड, ये जितने टर्म इस्तेमाल किए गए ना, इन टर्म्स के बेस पर आप इसकी एक दिमाग में कल्पना बना लें, जिसके आधार पर आपको आंसर फ्रेम करना है। 2-3 नाम आपको याद रखने हैं, जिनके थॉट्स को आपको नोट करना है। इसके सिवा कुछ इंडिया के एक्सपीरियंसेस और कुछ ग्लोबल एक्सपीरियंसेस को याद रखिए, जिसको अपने आंसर में पुट ऑन करिए। ठीक है, ये आपके लिए पूरा का पूरा टॉपिक कवर कर देगा। ठीक है, तो आज इतना ही। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का नेक्स्ट लेक्चर हम नेक्स्ट जब आपको देंगे तो अगले टॉपिक की डिस्कशन करेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत धन्यवाद। अगर कुछ भी आपको पसंद आ रहा है हमारा प्रयास और अच्छा लग रहा है तो निश्चित तौर पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, जो कुछ भी किया जाता है वो सब। धन्यवाद।